नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो फटाफट से बताइएगा मुझे, क्या मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट से बताइएगा, साउंड और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है। फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अनुज कुमार, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है अनुज कुमार जी। स्वरा यादव, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है स्वरा जी। सुगम, गौरव शर्मा, देवकी, गुड मॉर्निंग। काजल, यशवीर, लाडला, नमस्ते सभी लोगों को। पलक, आयुषी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फटाफट से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारा पार्ट 3 है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। मैं पहले आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन करा देना चाहूंगा, फास्ट फॉरवर्ड विद इन 2 मिनट्स। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवीजन थोड़ा सा तो घर पे किया होगा। किया था या नहीं किया था? बताइए, थोड़ा सा रिवीजन तो घर पे किया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। चलिए, तो देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने अशुद्ध पदार्थ के बारे में डिस्कशन किया था। अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर। और मैंने आपको बताया था कि अशुद्ध पदार्थ क्या है, जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसी को आप कह देते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। साइड में फ्रक्टोज लिखा हुआ है। आपने फ्रक्टोज के बारे में कुछ मुझसे जानकारी मांगी थी, वो जानकारी मैंने आपको फ्रक्टोज के बारे में शेयर की थी पिछली क्लास में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो, ये पानी है और ये नमक है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ हैं। और पानी और नमक आपस में अगर घोल दिए जाए, मिला दिए जाए, तो फिर ये बन जाएगा अशुद्ध पदार्थ बन जाएगा। और इसी को हम कह देते हैं मिश्रण। क्या कह देते हैं इसे? हम मिश्रण कह देते हैं। सर, आज ही बैच ज्वाइन किया है स्वरा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ही आपने बैच ज्वाइन किया है। इसे हम कह देते हैं मिश्रण। तो अब मिश्रण क्या है देखो, और मैंने आपको बताया था कि मिश्रण का अर्थ है एक से ज्यादा प्रकार के कण पाया जाना। अब वो कण सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं, वो कण सॉलिड सॉलिड हो सकते हैं, वो कण लिक्विड लिक्विड हो सकते हैं, वो कण लिक्विड गैस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि किसी लिक्विड में सॉलिड घोलेंगे वही मिश्रण बनाएगा। नहीं, मिश्रण कुछ भी होगा। आपने अगर नमक में चीनी भी मिला दी है ना किसी एक कटोरी में लेकर, तो वो भी क्या होता है? वो भी मिश्रण होता है। जैसे मेरे पास था ये नमक, और इस नमक में मैंने मिला दिया ग्लूकोज, दोनों ही सॉलिड कंपोनेंट हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। जैसे मान के चलो, आप मार्केट गए चीनी लेने के लिए, आप चीनी लेकर आ रहे थे, रास्ते में चीनी की थैली फट गई, चीनी गिर गई आपकी रास्ते में रेत में, मिट्टी में। अब रेत और चीनी या मिट्टी और चीनी का जो मिश्रण, जो कह सकते हो एक आपको मिश्रण मिल रहा है, वो भी क्या है? अपने आप में मिश्रण ही तो है। वो भी अपने आप में मिश्रण है। तो उम्मीद है आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा। मिश्रण का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसे मिश्रण बोलते हैं। फिर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि देखो, जैसे जल में अगर आप अल्कोहल मिला दो, तो ये भी क्या है? चंदा यादव जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? तो जैसे आप जल में अगर अल्कोहल मिला दो, तो ये भी क्या है? मिश्रण है। जल और अल्कोहल दोनों ही क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है, दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट हैं। चैतन्य कुमार जी बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी बेसिक से पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को मैं बहुत बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा यूज होना है आगे आने वाली पूरी केमिस्ट्री में। अगर ये चैप्टर आपका वीक रह गया, तो आगे आने वाली केमिस्ट्री आप स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। याद रखना, आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप कभी सेंटेंस बनाने से पहले एबीसीडी पढ़ते हो ना, वर्ड्स पढ़ते हो, तो वो बिल्कुल है। धर्मेंद्र कुमार जी, सारी क्लासेस लाइव लीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। CO2 कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स? और डीपीपी में मॉलिक्यूल आंसर है। CO2 सिंगल इज द मॉलिक्यूल। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। किसका? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। किसका? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिक्विड घटक मैंने आपको बताए कि जब आप दो लिक्विड्स को आपस में मिलाएंगे, वो भी क्या होगा? एक मिश्रण बनाएगा। क्या बनाएगा? मिश्रण बनाएगा। चलिए, तो मिश्रण हमारा कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद है अब आपको मिश्रण में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर हम बात करते हैं मिश्रण के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में? मिश्रण के टाइप्स के बारे में। ध्यान से सुनते जाइएगा। आप केवल एनसीईआरटी ले लीजिए गौरव शर्मा जी, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारा का सारा डेटा हम यहां से आपको शेयर कर देंगे। सारा डेटा आपको मिल जाएगा, केवल आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी होना मस्ट है, बाकी किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, वो सब हम दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो मिश्रण के बारे में बात करें तो 2 तरह के मिश्रण आपको मिलेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी क्या है? समांगी का अर्थ होता है जिसमें हमारे मिश्रण के घटक आपस में कुछ इस प्रकार मिल जाएं
एक बार परमाणु निकालना बता दीजिए। बिल्कुल नेहा जी बता देंगे, क्वेश्चंस आने दीजिए, निकालने बता देंगे, ठीक है। चलिए, समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण, हाँ हिंदी मीडियम वाला है इस बार टॉपर, हिंदी मीडियम वाले टॉपर हो सकते हैं, ऐसा किसने कह दिया आपसे हिंदी मीडियम वाले टॉपर नहीं होते? हिंदी मीडियम वाले बहुत टॉपर होते हैं, ठीक है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। नहीं अभिषेक जी, बायो में भी टीचर्स आपके साथ अभी और जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो डल होते हैं या टॉप नहीं कर सकते या उनका आईक्यू लेवल कम होता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी ओल्ड है, बिल्कुल चल जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले टॉप। दुर्गेश पटेल जी, बुक लेने से मना कर दिया, आप लेने के लिए बोल रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? एनसीईआरटी होनी चाहिए। अविनाश सर नहीं कह सकते कि आपके पास एनसीईआरटी नहीं होनी चाहिए, एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए। अविनाश सर एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, बच्चों को सजेस्ट करते हैं, विदाउट एनसीईआरटी नथिंग इज पॉसिबल। एनसीईआरटी होनी चाहिए, बाकी बुक्स डेटा हम यहां से आपको दे देंगे, बाकी डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मार्केट से लेने के लिए। एनसीईआरटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो बाकी सब इधर उधर की बातें मत करो। धन्यवाद देवकी जी। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे बोल रहा था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे टॉप करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे आगे तक, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, आपको कोई ये कहते हैं अरे तू हिंदी मीडियम वाला है, तू तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? हिंदी मीडियम वालों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बस अंतर इतना होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से शुरू से इंग्लिश में पढ़े होते हैं, 9, 10, 11, 12 क्लास, तो वो थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सेंट थोड़ा सा अच्छा होने लगता है कि हाँ भाई हम बहुत अच्छा कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लगता होगा लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है। आप लोगों को अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, अपना कंसेप्ट स्ट्रांग करना है। मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस के लिए मीडियम इंग्लिश होना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत काम आएगी, काम नहीं बहुत काम आएगी, ठीक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे मिश्रण कौन? वे मिश्रण जिनके घटक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तथा अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जिनके घटक आपस में मिल जाते हैं और अलग अलग दिखाई नहीं देते, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर मैं समांगी मिश्रण के बारे में बात करूं तो समांगी मिश्रण में क्या आपने क्या किया? आपने क्या किया? ग्लूकोज, कौन? ग्लूकोज को घोल दिया पानी में। किस में घोल दिया? पानी में। तो क्या ग्लूकोज और पानी आपको अलग अलग दिखाई देंगे? नहीं, ग्लूकोज और पानी आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। इसी को आप कहेंगे समांगी, सम अंग, यानी जो अंग हैं, अंग का मतलब घटक हैं, वो आपस में समान रूप से घुल गए हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं अलग अलग, उसे समांगी कहते हैं। या आपने पानी में चीनी मिला दी, या आपने पानी में दूध मिला दिया, या आपने पानी में अल्कोहल मिला दिया, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई ना दें, उसे आप बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। एक एग्जांपल मैंने आपको लिखा है, ग्लूकोज प्लस जल। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ में, आपके सुबह से शाम तक की रोजमर्रा की दैनिक कार्यों में बहुत सारे मिश्रण आप ऐसे बनाते हैं जो अलग अलग आपस में कंपोनेंट, घटक उनके अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उसे आप बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण के घटकों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य अलग किया जा सकता है, अलग हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन
सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि सामान्य तौर पे आप छान के अलग कर दें, होता है ना, जैसे आपने क्या किया, पानी में आपने रेत मिला दिया, तो रेत को तो आप छान के अलग कर सकते हो, लेकिन पानी में अलग आपने चीनी मिला दी तो आप चीनी को पानी से छान कर अलग नहीं कर सकते हो। पानी में ग्लूकोज मिला दिया तो ग्लूकोज को आप छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसे हम छान कर अलग ना कर सके, सामान्य प्रक्रिया से अलग ना कर सके। बाकी दूसरी और प्रक्रिया होती है जिनसे हम इनके घटकों को अलग कर सकते हैं। अगर आपने पानी में ग्लूकोज मिला दिया तो ऐसा नहीं है कि आप पानी से ग्लूकोज को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास केमिकल लेबोरेटरी प्रोसेस हैं, हमारे पास ऐसी तकनीक, ऐसे तरीके हैं जिससे हम पानी से ग्लूकोज को अलग कर दें, या पानी से चीनी को अलग कर दें, या पानी से नमक को अलग कर दें, कर सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन छान कर नहीं कर सकते, छान कर नहीं कर सकते। निशांत सैगर जी, जय भीम। क्लास पे ध्यान दे लो भाई, ये जरूरी है, ठीक है। आप कमेंट्स पे लगातार वो चीजें करते हो जो क्लास के लिए जरूरी नहीं है। बी इन क्लास, ठीक है, बिल्कुल। आगे कहा जाता है कि जो समांगी मिश्रण है, हमारे जो समांगी मिश्रण है, इन समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं मैंने? इन समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। आगे जाकर आप विलयन में घटक पढ़ोगे, विलेय और विलायक। क्या पढ़ोगे? विलेय और विलायक। क्या पढ़ोगे? विलेय और विलायक। क्लियर? विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये डिटेल में आप विलयन चैप्टर में पढ़ोगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण वे हैं जिनके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। जिनके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। क्लियर? वे मिश्रण जिनमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे आप विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, हाँ बिल्कुल नीट लेवल का ये भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रख लो। मैं अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा, अभी आपको ये लग रहा होगा ये तो हमने 9th में ही पढ़ी थी, 10th में ही पढ़ी थी, अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होते हैं, या क्लियर होते हैं तो कुछ गलत क्लियर होते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन सब चीज़ों को इतना अच्छे से आपको फाउंडेशन बनाता हुआ लेकर चलूं कि आगे जाकर मुझे ये ना याद दिलाना पड़े, देखो ये ऐसा होता है, ये आपने तब पढ़ा होगा। नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, तो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। विषमांगी मिश्रण आप अलग अलग देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप बालू और पानी मिला दें, बालू और पानी, बालू और जल मिला दें, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा विषमांगी मिश्रण। क्या बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। क्लियर? आप आप अगर जल में रेत मिला दें तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, ये विषमांगी मिश्रण। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कोई ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें घटक अलग अलग दिखाई ना दें? मैंने आपसे कहा कि घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? घटक अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या ये कंपलसरी है? क्या ये कंपलसरी है? बताओ फटाफट से। कुमकुम यादव जी धन्यवाद। बताइए, क्या ऐसा विषमांगी मिश्रण संभव है जिसमें घटक अलग अलग दिखाई ना दें? जिसमें घटक अलग अलग ना दिखाई दें, बताओ। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। घटक अलग अलग दिखाई नहीं। तनुप्रिया ब्लड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया आपने। बताइए फटाफट से। इतनी डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ाना शुरू करूंगा मैं। कोलाइडी विलेन, बहुत बढ़िया। मिल्क, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब यहां से एक बात निकल कर आती है कि विषमांगी मिश्रण भी दो तरीके के हैं। क्या है? विषमांगी मिश्रण भी दो तरीके के हैं। एक विषमांगी मिश्रण वे हैं जिनमें घटक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे वे हैं जिनमें घटक अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। क्लियर? बहुत ध्यान सुनिएगा। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के। पहले को आप कहते हैं निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। और दूसरे को आप कहते हैं कोलाइडी विलयन। क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन, या खाली कोलाइड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? खाली कोलाइड भी कह देते हैं। निलंबन और कोलाइड भी कह देते हैं। लवी कुमार जी, मेरा नाम राम शर्मा है। ठीक है। निलंबन जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन।
और कॉलॉइड को तो कॉलॉइड ही कहा जाता है, कॉलॉइड को तो कॉलॉइड ही कहा जाता है। निलंबन वे हैं जिनमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, और कॉलॉइड वो हैं जिसमें घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। कॉलॉइड में घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो निलंबन में घटक अलग अलग दिखाई देंगे। क्यों कहा जाता है निलंबन, सस्पेंशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मतलब तैरते हुए, निलंबित मतलब तैरते हुए, नीचे बैठ जाएंगे अगर आपने इन्हें रोक दिया, अगर आपने इसे स्वतंत्र छोड़ दिया तो ये नीचे बैठ जाएंगे, और अगर आप इनके साथ कुछ एक्टिविटी करते रहे तो ये तैरते रहेंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है निलंबन। जैसे बालू और जल जो है किसका एग्जाम्पल है? निलंबन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? निलंबन का एग्जाम्पल है। आप गंगा जी जाते हैं, वहां से आप जब गंगा जल भर के लाते हैं तो उस समय आपको लगता है कि ये ठीक है, इसमें कोई कण नहीं है, लेकिन जब आप उसे लाके घर पे रख देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे मिट्टी के कण नीचे तली पर बैठ जाते हैं। तो मिट्टी के कण क्या हैं? वो निलंबित कण हैं। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को आपने क्या कह दिया? निलंबन कह दिया। क्या कह दिया? निलंबन कह दिया। अब आते हैं कोलाइड। कोलाइड क्या है? कोलाइड वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं। ध्यान से सुनना, कोलाइड क्या है? कोलाइड वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन ये समांगी प्रतीत होते हैं। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, मैं अलग से लिखूंगा कोलाइड आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोलाइड, कोलॉइड जिसे आप क्रिस्टलाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? क्रिस्टलाभ भी कह देते हैं। कई बार आपको ये क्रिस्टलाभ नाम से लिखा हुआ मिलता है। क्रिस्टलाभ क्या है? क्रिस्टलाभ या कोलाइड वे विषमांगी मिलयन, क्या? वे विषमांगी मिश्रण जो समांगी प्रतीत होते हैं। क्या प्रतीत होते हैं? समांगी प्रतीत होते हैं। समांगी प्रतीत होते हैं। समांगी प्रतीत होते हैं। हैं क्या ये वास्तव में? ये वास्तव में विषमांगी हैं, लेकिन दिख कैसे रहे ये दिखते समांगी हैं। समांगी का मतलब इनके घटक आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इसी को आप कहते हैं कोलाइड। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइड की कैटेगरीज होती हैं जो आप डिटेल में कोलाइड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। कोलाइड की कैटेगरीज होती हैं जो आप डिटेल में कोलाइड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इमल्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, जो आप दूध पीते हैं, क्या? जो आप दूध पीते हैं, ये दूध वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूध कैसा होता है? विषमांगी। अपने आप में दूध विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन दिखता कैसा है? समांगी। क्या दूध में प्रोटीन या फैट या जो भी उसके कण है वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। ये कोलाइडी विलयन है। जैसे आपका ब्लड, आपका रक्त, ब्लड क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। ब्लड क्या है? एक कोलाइडी विलयन है, लेकिन दिखता कैसा है? ये आपको समांगी दिखाई देता है। विषमांगी है लेकिन समांगी दिखाई देता है। इसके अलावा जो जैमस्टोन होते हैं, क्या होते हैं? जैमस्टोन, जैमस्टोन होते हैं। क्लियर? कोहरा जो आपको दिखाई देता है, साबुन के झाग, साबुन के झाग, इसके अलावा फॉर्म, ये सब क्या होते हैं? ये सब कोलाइडी विलयन होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब कोलाइडी विलयन होते हैं। तो कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी वो हैं जो दिखते तो समांगी हैं, लेकिन होते कैसे हैं? विषमांगी होते हैं। आपको ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये है हमारे विषमांगी मिश्रण, ये है हमारे विषमांगी मिश्रण। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करके,
नोट करके ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमने एक यौगिक बनाया है, मिल्क से पानी को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मिल्क में से सारे कंपोनेंट अलग किए जा सकते हैं, प्रोसेस होती है हमारे पास, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यौगिक के घटकों को अलग किया जा सकता है, यौगिक के घटकों को अलग किया जा सकता है। जैसे मान के चलो आपके पास है कोई यौगिक CO2, ठीक, इसके घटकों को अलग किया जा सकता है या नहीं? कोलाइड विलयन में हम घटक को समान रूप से अलग नहीं कर सकते, कर देंगे, चिंता मत करो, कर देंगे। देख नहीं सकते अलग, लेकिन अलग कर देंगे हम। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, जेमस्टोन क्या होता है? जो रत्न होते हैं तुम्हारे, वो जेमस्टोन्स होते हैं। रत्न नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जेमस्टोन्स बोलते हैं उन्हें, रत्नों को। नीलम है, पुखराज है, ये सब जेमस्टोन्स होते हैं, ठीक। यौगिक के घटकों को क्या अलग किया जा सकता है, हाँ या ना? आयुषी जी, नीलम पुखराज जो पहनते हैं ना हम, वो सब फॉर्म क्या होता है? शेविंग क्रीम देखी है, फॉर्म बनता है उसका, या वो जो आता है ना तुम्हारे उस पे होली पे, है ना, स्प्रे फॉर्म होता है वो। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। इधर उधर की बातें तो बहुत कर लेते हो। किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पॉसिबल है, किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे? केमिकल या फिजिकल, रासायनिक या भौतिक? किस तरीके से किया जा सकता है? रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा? रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा? बताओ। हाँ हाँ तो सब कह रहे हैं, चलो हाँ बिल्कुल सही है। रासायनिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा? तो इसे हम करते हैं रासायनिक विधि द्वारा। किसके द्वारा? भौतिक विधि द्वारा नहीं कर सकते अलग, किससे कर सकते हैं? रासायनिक विधि द्वारा। केमिकली अलग कर सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा। चलिए दूसरी बात, आपसे कहा जाए समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है, हाँ समांगी मिश्रण के घटकों को भी अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, किया जा सकता है, हाँ इसका उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। कैसे? रासायनिक या भौतिक? तो समांगी मिश्रण, जैसे आपने चीनी और पानी का मिश्रण बनाया है, तो चीनी और पानी के मिश्रण को आप वाष्पीकरण द्वारा, किसके द्वारा? वाष्पीकरण, ठीक है। या आपके पास नमक और पानी का मिश्रण, आप जानते हैं आपके पास जो नमक आता है झीलों से, कैसे आता है? झीलों के पानी को किनारे पर इकट्ठा कर दिया जाता है, क्यारियां बनाई जाती हैं, क्यारियां, ठीक है, क्यारियां बना दी जाती हैं, उन क्यारियों में वाष्पीकरण होने दिया जाता है पानी का, तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, नीचे बचता है नमक। तो चीनी में, सॉरी, पानी में से नमक कैसे अलग कर सकते हैं? पानी में से नमक अलग कर सकते हैं हम भौतिक विधि द्वारा। किसके द्वारा? भौतिक विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा। किसके द्वारा? भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है समांगी मिश्रण को बड़े आराम से। नेक्स्ट, अगला आपसे कहा जाए विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के घटकों को पृथक किया जा सकता है, बताइए। विषमांगी मिश्रण के घटकों को पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, हाँ। विषमांगी मिश्रण को तो बड़े आराम से कर सकते हैं हम, और घर पे ही कर सकते हैं, लैब की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, घर पे ही कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा। इसे भी हम भौतिक विधि द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भौतिक विधि द्वारा।
भौतिक विधि द्वारा। क्लियर। फिजिकली आप अलग कर सकते हैं, आपने बालू और पानी है तो बालू को छान दीजिए, पानी बालू अलग हो जाएंगे, बड़ी आसान सी बात है। या फिर जब हम अपने ब्लड के कंपोनेंट को अलग करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, उससे ब्लड के कंपोनेंट पृथक हो जाते हैं। या आप दूध में से जब क्रीम पृथक करते हैं तो उसमें भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का इस्तेमाल करते हैं, अपकेंद्रण का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से दूध में से क्रीम को अलग कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर घटकों को पृथक करना चाहते हैं तो यौगिक को पृथक करने के लिए तो हमें रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो मिश्रण हैं इन्हें पृथक करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी, भौतिक विधि द्वारा ही हम इसे अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा ही हम अलग इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए। आई होप अब आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन देखिए फटाफट से। कमरे के ताप और दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ का कौन सा उदाहरण है? बताइए फटाफट से। बालू क्या होता है? बालू नहीं जानते हो? जब घर बनाया जाता है तो बालू इस्तेमाल होती है ना, उसमें बालू इस्तेमाल होती है, बहुत सारे और कंपोनेंट होते हैं। विशाल राजपूत जी धन्यवाद। क्लास का टाइम है 10:30 से 11:30। मेरी क्लास का टाइम 10:30 टू 11:30। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में। कब? मॉर्निंग में। ठीक, चलिए। रूबी चौहान जी आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बड़ी अच्छी बात है। आंसर आ रहे हैं किसी का सी, किसी का डी। तो देखो, कमरे के ताप और दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार ये सारी ही हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। आंसर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम पढ़ चुके हैं, आंसर जाएगा डी। सारी ही कमरे के ताप और दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ का कौन सा उदाहरण है? तो ये तीनों पदार्थ के उदाहरण हैं या नहीं है? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के प्रकार हैं? इनमें से कौन से यौगिक के प्रकार हैं? इनमें से कौन से यौगिक के प्रकार हैं? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट। बिल्कुल, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं ए और बी दोनों ही। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु होता है। क्या होता है? जिनमें कार्बन परमाणु, जिनमें कार्बन परमाणु पाया जाता है, पाया जाता है। सब जानते हो आप लोग। और अकार्बनिक क्या है? जिनमें कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता। क्या? नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। चलिए, तो कार्बनिक और अकार्बनिक समझ में आ गए होंगे, बड़ी आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? बताइए फटाफट से। इनमें से समांगी कौन सा है? इनमें से समांगी का उदाहरण कौन सा है? जल और अल्कोहल ये समांगी है, जल और रेत ये विषमांगी है, जल और तेल ये विषमांगी है। तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्या जाएगा? जल और अल्कोहल समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है? इनमें से विलयन कौन सा है? इनमें से विलयन कौन सा है? विषमांगी मिश्रण विलयन होते हैं? नहीं, ये विलयन नहीं। समांगी मिश्रण को ही आप विलयन कहेंगे। किसे? समांगी मिश्रण को ही आप विलयन कहेंगे। विषमांगी मिश्रण दो हो जाते हैं, निलंबन और कॉलाइड। क्या हो जाते हैं? निलंबन और कॉलाइड। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? इनमें से कौन सा यौगिक है? फटाफट से बताइएगा। इनमें से कौन सा यौगिक है? सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। आकाश सिंह रौतेला, नीतीश कुमार, निशांत गौड़, खुशी, सुशांत गुप्ता, अंशिका यादव, GZP। यौगिक कौन सा है इनमें से? तो देखो, ग्रेफाइट यौगिक नहीं है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन होता है, कार्बन तत्व। प्रोड्यूसर गैस ये मिश्रण होती है। ये क्या होता है? मिश्रण होती है। ठीक। सीमेंट क्या है? ये भी मिश्रण होता है। ये क्या होता है? सीमेंट भी मिश्रण होता है। संगमरमर ये यौगिक होता है। संगमरमर क्या होता है? यौगिक होता है। और कौन सा यौगिक होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो आंसर क्या जाएगा आपका? संगमरमर। आंसर क्या जाएगा? संगमरमर आपका यौगिक है। चलिए, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एक बात याद रखना, एग्जाम में नीट में जब भी क्वेश्चन सत्य और असत्य कथन का है तो बहुत अच्छे से उसे मार्क कर लेना है। एग्जाम में आपके में नीट में आपको बहुत बार यही फंसाया जाता है, ऊपर लिखा होता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और हम असत्य ढूंढ रहे होते हैं और असत्य ढूंढ के उस पर टिक कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो जब भी आपको सत्य और असत्य का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले तो इस तरह से मार्क कर लेना, सत्य या असत्य, इतने को मार्क कर लेना, उसके बाद ढूंढना। अब पूछ रहा है सत्य, किसी परमाणु के एक तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी पदार्थ के एक तत्व में केवल एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल सही है। एक यौगिक को उसके घटकों में विघटित किया जा सकता है, अभी अभी किया था हमने, यौगिक को घटकों में विघटित किया था ना। अगर मान के चलो आपके पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप इसे तोड़ के कार्बन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, आप इसे कार्बन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे आंसर्स, स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दीज, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ केवल हो सकता है, शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है? आंसर्स देखिए फटाफट से, ऑप्शंस बताइए। शुद्ध पदार्थ यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है, तत्व या यौगिक हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, या फिर विषमांगी मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ यौगिक भी होता है और तत्व भी होता है, यानी तत्व और यौगिक दोनों ही क्या है हमारे? शुद्ध पदार्थ हैं। और मैंने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ दो ही थे ना हमारे, तत्व था और यौगिक था, तत्व था और यौगिक था, यही हमारे दो शुद्ध पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? बताओ फटाफट से। मिश्रण नहीं है, नल का पानी मिश्रण नहीं है क्या? मिश्रण है, नल के पानी में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, ठीक है। पानी में नमक, ये तो मिश्रण है ही है, पानी में तेल, ये तो मिश्रण है ही है। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मिश्रण नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर मिश्रण नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर में केवल H2O पार्टिकल्स होते हैं, केवल H2O पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहां पर। अगला कंसेप्ट आता है हमारा मात्रकों का। किसका? मात्रकों का। हालांकि मात्रक आप डिटेल में पढ़ते हैं फिजिक्स में, मात्रक आप डिटेल में पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन यहां पर कुछ मात्रकों के बारे में हमारे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में दे रखा है, तो मुझे उनके बारे में आपसे डिस्कशन जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम जरा मात्रकों के बारे में। मात्रकों में हम ऐसा ही मात्रक ही पढ़ेंगे यहां पे। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप CGS मात्रक पढ़ते हैं, वहां पर आप MKS मात्रक पढ़ते हैं, वहां पर आप FPS सिस्टम पढ़ते हैं, कई तरह के अलग अलग मात्रक पढ़ते हैं। यहां पर हमें केवल SI के बारे में बात करें, यहां पर हमारी बहुत ज्यादा मात्रकों में कैलकुलेशंस नहीं है, केवल मात्रक याद रखने हैं और उनका इस्तेमाल करना है, मात्रकों की कैलकुलेशन नहीं है। फिजिक्स में मात्रकों की कैलकुलेशन भी पढ़नी होती है आपको, ठीक है। लंबाई, लंबाई को हम सिंबलाइज किससे करते हैं? लंबाई को हम L से लिखते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है मीटर। क्या होता है इसका SI मात्रक? मीटर। और इस मीटर का सिंबल क्या होता है? मीटर का सिंबल हम M लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? M लिख सकते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? हम M से लिखते हैं द्रव्यमान को। किससे? M से। कैपिटल M भी लिख सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, कैपिटल M भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है किलोग्राम। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। और इसे आप किससे सिंबल करोगे? आप इसे केजी से सिंबल करोगे, ठीक। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। टाइम, टाइम को आप कैपिटल T स्मॉल t दोनों से लिखते हो, कैपिटल T से भी लिख सकते हो, स्मॉल t से भी लिख सकते हो, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है? मात्रक इसका होता है सेकंड, और सेकंड को आप S से लिख देते हो, ठीक। विद्युत धारा का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो I है ना। स्मॉल I और कैपिटल I दोनों ही वैलिड है, स्मॉल I भी लिखा जाता है, कैपिटल I भी लिखा जाता है, दोनों वैलिड है। मात्रक इसका एम्पियर होता है। क्या होता है? मात्रक इसका एम्पियर होता है, और इस एम्पियर को आप कैपिटल A से लिख देते हो। टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप कैपिटल T से लिखते हो, कहीं कहीं से थीटा से भी लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? थीटा से। इसका SI मात्रक केल्विन है। क्या है? इसका SI मात्रक केल्विन है, और इसे आप कैपिटल K से लिखते हो। किससे लिखते हो? कैपिटल K से। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को आप I न्यू से लिखते हो। किससे लिखते हो? I न्यू से। इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है मात्रक?
कैंडेला, और कैंडेला को आप सिंबलाइज करते हो CD से। क्लियर? पदार्थ की मात्रा को आप लिखते हो मोल। क्या लिखते हो? या सिंबलाइज कर दो आप म्यू से। किससे सिंबलाइज कर दो? पदार्थ की मात्रा को म्यू से सिंबलाइज कर दो। मात्रक किसका होता है? मोल। और मोल को भी हम म्यू से या मोल ही लिखकर सिंबलाइज कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। तो ये है हमारे मात्रक SI सिस्टम्स, जो ऑलमोस्ट आप फिजिक्स में खूब अच्छे से पढ़ ले तो, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में है तो इसीलिए इनको डिस्कस करना जरूरी होता है। ठीक है? मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने अभी भी आपसे कहा मनोज जी ये फिजिक्स में है, लेकिन केमिस्ट्री में भी फर्स्ट चैप्टर में इनकी डिटेल दे रखी है। ठीक है? उसके बाद कुछ आते हैं हमारे आवश्यक पूर्वलग्न। ये पूर्वलग्न क्या होता है? पूर्वलग्न जिसे आप इंग्लिश में कहते हो प्रीफिक्स, पूर्वलग्न वो होते हैं जिन्हें हमें अपने मात्रकों से पहले या अपने किसी पैरामीटर से पहले। सर आपकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग ठीक है, जो ना समझ में आए वो बता देना सुनीता, उसे दोबारा लिख देंगे। पूर्वलग्न, इंपॉर्टेंट पूर्वलग्नों के बारे में बात करते हैं। पूर्वलग्न क्या होते हैं? जिन्हें हमें अपने जो है वैल्यूज से पहले लिखना पड़ता है। जैसे आपने डेसी लिखा हुआ देखा है, डेसी लिखा हुआ देखा होगा, या सेंटी लिखा हुआ देखा होगा, या मिली लिखा हुआ देखा, या माइक्रो या नैनो लिखा हुआ देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि 1 नैनोमीटर, क्या 1 नैनोमीटर, तो इसमें मीटर तो आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, आपने कि मीटर हमारा एक मात्रक है जिसे हम लंबाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें नैनो क्या है? सब नोट करना है, जो मैं लिखा रहा हूं सब नोट करना है। इसमें नैनो क्या है? चलो, एक तो मान है, एक तो क्या है? ये एक जो लिखा हुआ है ये है मान। ठीक, ये है मान, परिमाण। मीटर जो लिखा हुआ है ये है मात्रक। ये क्या है? ये है मात्रक। किसका मात्रक? लंबाई का मात्रक। तो ये नैनो क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी आई न्यू। ठीक है, ये नैनो क्या है? तो ये जो नैनो लिखा हुआ है ये नैनो है पूर्वलग्न। ये नैनो क्या है? पूर्वलग्न है। ये नैनो है पूर्वलग्न। प्रीफिक्स क्या है? ये प्रीफिक्स है। क्लियर? तो इन्हीं पूर्वलग्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं। 10⁻⁹ बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी आगे भाग रहे हो। 11th की क्लास की बुक चल जाएगी सर, 11th की क्लास की बुक चल जाएगी। अरे भाई निशांत सागर जी, मैंने आपसे कहा केवल एनसीईआरटी रख लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, केवल एनसीईआरटी। तो अब कुछ पूर्वलग्नों के बारे में लिखते हैं। जैसे डेसी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। डेसी को हम स्मॉल डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से लिखो डेसी को। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? डेसी का मतलब है, अच्छा चलिए मैं कुछ और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं पहले। ठीक है, जैसे फिर आगे की बात शुरू करते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा 1 एंगस्ट्रॉम, बताइए फटाफट से, ये 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? बताइए फटाफट से। आयुषी जी, पिछली 2 डीपीपीज मैं दे चुका हूं, अगर वो आपके पास तक नहीं पहुंचे तो आज पहुंच जाएंगे, और आज वाली डीपीपी भी आपके पास आज ही पहुंच जाएंगी। ठीक है? पूर्वलग्न क्या है? गोविंद दीक्षित जी, यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। हर्षित कृष्णवंशी, हाँ मैसेज जा रहे हैं आपके। बताओ, मैंने 1 एंगस्ट्रॉम लिखा है, ये क्या है 1 एंगस्ट्रॉम? फटाफट से बताओ। उल्टा हो गया, उल्टा मत करो। 10⁻⁻10। बिल्कुल, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। क्या? 10⁻⁻
-10। और ये लिखा जाता है लंबाई के साथ में, किसके साथ में, मस्त पढ़ा रहे हो, धन्यवाद वंदना जी, ठीक है। ये लिखा जाता है लंबाई के साथ में, किसके साथ में, लंबाई के साथ में। तो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, और मैंने कहा एक एंगस्ट्रॉम लंबाई, एक एंगस्ट्रॉम मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो यही क्या है, इसी को हम बोल देते हैं पूर्व लग्न प्रीफिक्स। क्या बोल देते हैं हम इसी को, पूर्व लग्न या प्रीफिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पूर्व लग्न या प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, हम कहते हैं कि साहब इतने मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, क्या इतने मेगावाट का। तो मैंने आपके सामने लिखा 1 मेगावाट, क्या लिखा, 1 मेगावाट, है ना। पावर प्लांट होते हैं ना, कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी पावर प्लांट्स का, हमारे जो विद्युत संयंत्र होते हैं उनका उद्घाटन करते हैं कि वहां पर उस जिले में, उस जगह पर इतने मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है, अब हमें बिजली बड़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो मेगावाट क्या है, ये मेगावाट, तो देखो एक तो यहां पर ये मान है, एक क्या है, मान है। वाट क्या है, वाट इकाई है, मात्रक है, क्या है, इकाई है, मात्रक है। कोई बता सकता है वाट किसका मात्रक है, किसकी इकाई है। वाट में आप किसे मेजर करते हो, वाट में आप मेजर करते हो विद्युत शक्ति को। किसे मेजर करते हो, विद्युत शक्ति को। किसका मात्रक है ये, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति। आपके घर में आता है ना बल्ब, आप लेकर आते हो, है ना, 50 वाट का है, 20 वाट का है, 100 वाट का है, ठीक है। चलिए, अभिनव वर्मा केमिस्ट्री के आप सबसे बेस्ट चीज, धन्यवाद अभिनव वर्मा जी। चलो अब इसमें बीच में बचा है मेगा। ये मेगा क्या है बेचारा, ये मेगा क्या है, तो ये मेगा ही है पूर्व लग्न। क्या है, पूर्व लग्न, जो किसके, पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगाना, पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगाना। तो किसके पहले, मात्रक के पहले, इकाई के पहले लगा रहे हैं। किसके पहले लगा रहे हैं, इकाई के, इसीलिए कहते हैं प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। समझ में आई बात है नहीं। चलो जैसे तुम्हारे नाम में होता है ना कई बार, बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं और तुम्हें थोड़ा सा, जैसे कई बार किसी का नाम लिखा होता है कुंवर, है ना, डैश डैश डैश, और यहां पर लिख दिया कोई सिंह, है ना, कुछ भी, ठीक, बात समझ में आई। तो ये क्या है, यहां पर तो है नाम, तो नाम तो भाई साहब का है ही है। ये जो पहले लिखा हुआ है ये क्या है, पहले जो लिखा हुआ है ये है प्रीफिक्स। क्या है, प्रीफिक्स। और जो लास्ट में लिखा हुआ है ये क्या है, ये है सफिक्स। ये क्या होता है, सफिक्स। प्रीफिक्स जिसे आप हिंदी में कहते हो अनुलग्न, क्या कहते हो, अनुलग्न। और सफिक्स, इसे सॉरी, प्रीफिक्स को आप कहते हो पूर्व लग्न। क्या कहते हो, पूर्व लग्न। और इसे आप कह देते हो अनुलग्न। क्या कह देते हो, अनुलग्न। बात समझ में आई। जैसे आप लिखते हो नाम के आगे लिखोगे डॉक्टर फलाने दिस, तो डॉक्टर क्या है, आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। आपका नाम बीच में आएगा, फिर आप उसका सफिक्स जो भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वीर जी बस 2 दिन की बात और है, फिर हमारा ये खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको ये प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा। हम प्रीफिक्स लिखते हैं हमारे कौन से, जैसे डेसी, शुरू करते हैं। डेसी को आप डी से सिंबलाइज करोगे। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है, 10⁻⁻1। सेंटी, सेंटी को आप सी से सिंबलाइज करोगे। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है, 10⁻⁻2। मिली, मिली को आप स्मॉल m से लिखोगे। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10⁻3। माइक्रो, माइक्रो को आप माइक्रो को आप म्यू से लिखोगे। किससे लिखोगे, म्यू से सिंबलाइज करोगे, 10⁻6। नैनो को आप स्मॉल n से लिखोगे। किससे लिखोगे, स्मॉल n से लिखोगे, 10⁻9। ठीक। पीको को आप स्मॉल p से लिखते हो, ये 10⁻12 होता है। फेम्टो को आप एफ एम या स्मॉल f से लिख देते हो। किससे, एफ एम या स्मॉल f से ही लिख देते हो, ये होता है 10⁻15। ठीक। एट्टो को आप स्मॉल a से लिख देते हो और ये होता है 10⁻18। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अंशिका यादव जी, आपसे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बने, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनेगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है। डेका, डेका को आप कैपिटल D से लिख दो। ठीक। और आप इसे लिख देते हो 10⁻1।
ठीक। हेक्टो आप इसे एच से लिखते हो, किससे लिख देते हो, एच से लिख देते हो, ये होता है 10⁻²। किलो आप इसे कैपिटल के से लिखते हो, ये होता है 10⁻3। मेगा आप इसे कैपिटल एम से लिखते हो, ये होता है 10⁻6। उसके बाद गीगा आप इसे कैपिटल जी से लिखते हो, कभी कभी स्मॉल जी भी लिखा हुआ मिल जाता है, ये होता है 10⁻9। फिर आ जाता है टेरा, आप इसे टी से लिखते हो, ये हो जाता है 10⁻12। उसके बाद पेटा आप इसे कैपिटल पी से लिखते हो, ये होता है 10⁻15। और फिर आ जाता है एक्सा, इसे आप कैपिटल ई से लिख देते हो और ये हो जाता है 10⁻18। क्लियर? उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और फटाफट से आपने बताइए अगर इसमें कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो। चंद्र प्रकाश जी मेरा कमेंट बिल्कुल जा रहा है आपको। शिवराज जी कमेंट नहीं आ रहा है, मस्त पढ़ा रहे हो, धन्यवाद शिवराज जी। बताओ जल्दी से फटाफट से, फिर मैं इनके एग्जाम्पल्स भी लिखाता हूं आपको, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लिखाता हूं। ठीक है, सब लोगों के पास मेरी बात पहुंच रही है। जैसे मैंने लिखा, बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा 1 डेसीमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर का मतलब, 1 डेसीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक। मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। मैंने लिखा 1 मिलीमीटर, क्या लिखा, 1 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? खुशी पांडे जी दोबारा से रिपीट कर देता हूं। लोकेंद्र केमिस्ट्री सर मेरा बेस्ट सब्जेक्ट, आई लव यू सर, धन्यवाद लोकेंद्र जी। चलो दोबारा सुन लो, ये सिंबल है हमारे प्रीफिक्सेस के, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। क्लियर? ये हमारे सारे। ठीक है, धन्यवाद रॉबिन जी। सिंबल हमने लिख दिए, डी इसका CM म्यू। ठीक है, सिंबल आपने लिख लिए, सिंबल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पूरा का पूरा आपको नाम ही लिखा हुआ मिल जाता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। डेसी का मतलब SI का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। ठीक है, सुने, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डेसी का मतलब 10⁻⁻1। ठीक है, सेंटी का मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, हाँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं पलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन लो, 10⁻⁻1 सेंट डेसी, -2 सेंटी, मिली -3, ठीक है, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको -12, फेम्टो -15, एट्टो -18, डेका 1। अब यहां से प्लस शुरू हो जाते हैं, देखो यहां तक तो माइनस पावर है, यहां तक तो पावर कितनी है, यहां तक तो माइनस पावर है, कितनी है, माइनस पावर है, नेगेटिव पावर, माइनस घातें। ठीक है, और फिर यहां से शुरू हो जाती हैं हमारी प्लस घातें, कौन सी, प्लस घातें, प्लस घातें। ठीक है, मैं सबको सीरीज में लेकर चला हूं, मैं सबको सीरीज में लेकर चला हूं। ठीक है, सबके मैसेज आ रहे हैं, चिंता मत करो। ठीक है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं वो बात अलग है। -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। ठीक है, फिर एक से कहां से शुरू होता है, डेका 1, हेक्टो 2, किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15 और एक्सा 18। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं। मिलीमीटर -3 हो गया। अगर मैंने कहा 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर है ना, मिली के बाद माइक्रो आया हमारा। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। कितना, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अरे ये हिंदी में नहीं बोले जा सकते, इनकी हिंदी भी यही है, नैनो की हिंदी नैनो है, माइक्रो की हिंदी माइक्रो है, इसमें और क्या हिंदी करवाओगे। सर 2 रह गए, जोटा योटा, इतने ही आए थे जो है सीरीज में, उतने लिखा दिए, फिर बाकी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, अगली स्लाइड में वो करवा देंगे उन्हें। ठीक है, नैनो, मैंने कहा 1 नैनोमीटर, क्या कहा, 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, पीको,
एक पिकोमीटर, क्या? एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतने मैंने बता दिया आपको। बाकी अब आपको ये होमवर्क में फिल करने हैं, बाकी आपको ये क्या करने हैं, होमवर्क में फिल करने। ठीक, कहां से? फेमटो से आपको होमवर्क में फिल करने, होमवर्क में आपको भरने हैं। और अगर नहीं भरे जाएं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं आपको कल दोबारा से करवा दूंगा, लेकिन आप इन्हें होमवर्क में करेंगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब आते अगले कुछ और प्रीफिक्सेस की, अगले कुछ और प्रीफिक्सेस की जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। संजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नए स्टूडेंट है आप, डीपीपी सबको मिलेंगी, बार बार ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। ये कुछ आपको ऐसे दे दिए जाते हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना है क्या नहीं। जैसे आप आगे जाकर एक शब्द पढ़ोगे बाई, बार बार क्या पढ़ोगे? बाई, या आप पढ़ोगे ट्राई, या आप पढ़ोगे टेट्रा, क्या पढ़ोगे? टेट्रा, या आप पढ़ोगे मोनो, पढ़ोगे या नहीं? आप पढ़ोगे पेंटा, आप क्या पढ़ोगे? पेंटा। इनके भी अर्थ आपको पता होने चाहिए, ये क्यों लिखे जा रहे हैं, इनका क्या मतलब है। ठीक है, आसिफ खान जी आप हो, बढ़िया, अच्छी बात है। दिवाकर यादव धन्यवाद। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हम आज बात कर लेंगे। ठीक है, चलो इनका क्या अर्थ है? सेमी, सेमी का अर्थ होता है आधा, सेमी का अर्थ क्या होता है? आधा। अगर कहीं सेमी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? बात हो रही है आधे की। मोनो लिखा हुआ है, अच्छा ये मोनो भाई साहब ने पहले लिख के दे दिया, मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का अर्थ क्या होता है? एक, मोनो का अर्थ होता है एक, एक सिंगल को आप बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं? मोनो। ठीक, स्क्विजी का मतलब क्या होता है? डेढ़, इसका मतलब होता है डेढ़, 1.5, या आप इसे लिखते हैं 3/2। डाई और बाई का मतलब होगा दो, क्या होगा? डाई और बाई का मतलब होगा दो। ट्राई का मतलब होगा तीन, क्या होगा? तीन। टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेक्सा का मतलब छह, हेप्टा का मतलब सात, ऑक्टा का मतलब आठ, नोना का मतलब नौ, डेका का मतलब 10, अनडेका, अन, अन शब्द का मतलब होता है एक, अन का मतलब क्या होता है? एक। आप केमिस्ट्री में भी आगे जाकर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे आपने लिखा UUB, देखा है आपने आपकी पीरियडिक टेबल में, आपकी आवर्त सारणी में ऐसे सिंबल लिखे हुए UUB है या UUQ है। इनमें ये U का मतलब क्या है? इनमें U का मतलब क्या है? तो ये जो U होता है ना यहां पर, इस U का अर्थ है अन, और अन लिखते हैं हम एक के लिए, किसके लिए लिखते हैं? एक के लिए। क्लियर? तो अन डेका, अन मतलब एक, डेका मतलब 10, तो एक और 10 कितने हो गए? 11। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 11। ये कितना बन गया? अनडे का मतलब 11, दो डे का मतलब 12, दो बार डे का कर दिया, दो डे का मतलब 12। क्लियर? ट्राई डे का मतलब 13, टेट्रा डे का मतलब 14, पेंटा डे का मतलब 15, हेक्सा डे का मतलब 16, हेप्टा डे का मतलब 17, ऑक्टा डे का मतलब 18, नोना डे का मतलब 19, और एक्सो को लुक्स को कहा जाता है 20 को। बात समझ में आ गई? चलिए यहां तक इसे आप देख सकते हो, डाउट आए तो दोबारा पूछ सकते हो। फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 फर्मी। ये जो हमने फेमटो लिखा है ना यहां पर, ये जो फेमटो लिखा है, ये फेमटो ही फर्मी होता है, ये फेमटो ही फर्मी होता है। ठीक है, चलो फटाफट से देख लो, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सेमी मतलब आधा, मोनो मतलब एक, है ना, डाई या बाई मतलब दो, स्क्वी मतलब डेढ़ या 3/2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा 4। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमारी ये बातें कंप्लीट होती हैं। अब हमारी आते हैं मापन में अनिश्चितता, जिसे आप कहते हैं सार्थक अंक। क्या कहते हैं? सार्थक अंक। क्लियर? और सार्थक अंक के लिए मैं लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एवरी ईयर, हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि दी गई संख्याओं में से या दी गई संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके पास। सार्थक अंकों के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और सार्थक अंक हम शुरू करेंगे कल। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हाँ आसिफ खान जी, बिल्कुल सर, ये याद करने पड़ेंगे। संजय यादव जी धन्यवाद, जो भी कुछ क्लियर हो गया है। सर जी बाई को डाई भी, हाँ बाई को डाई भी लिखते हैं, बाई को डाई भी लिखते हैं, यहां पर लिख रखा है मैंने, डाई लिख रखा है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। सिस्की का मतलब होता है डेढ़, क्या होता है, डेढ़, 1.5 और 3/2। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के। बाकी कल डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। डीपीपीज आपको डेली मिलती रहेंगी, पिछली 2 क्लासेस की भी डीपीपी तैयार हो चुकी हैं। आई होप वो आपको डल गई होंगी, और अगर नहीं डली हैं तो आज डल जाएंगे, और आज की क्लास की डीपीपी भी आपको आज ही मिल जाएगी। एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी डेटा हम ही आपको देंगे, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चंस आपको बार बार कमेंट में पूछने की जरूरत भी नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहिए। केमिस्ट्री में आपके 180 आउट ऑफ 180 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल अपनी क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल संगम कुमार जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।